हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। भाई फिर से और एक नई कंपनी आ रही है लिस्टिंग के लिए और जिसका नाम है कैम्स। ओके, यहाँ पे जैसे आप लोगों पे दिख सकते हैं इसका लोगो है कैम्स का। कैम्स का फुल फॉर्म क्या है, कंपनी क्या करती है, आईपीओ कैसा रहेगा, सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में कवर करने वाले, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। कोई भी पार्ट स्किप मत करना, हो सकता है इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो जाए। ओके, कंपनी का पूरा एनालिसिस करूंगा, एंड में बताऊंगा कि भाई कंपनी मेरे हिसाब से वर्थ है या नहीं पिक करने के लिए। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि कैंप्स का लोगो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा रहेगा। आपने आपके घर पे कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदता होगा, आप खुद भी खरीदते होंगे, तो आपने पेपर वर्क पे कैंप्स का लोगो तो देखा ही होगा। ओके, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपने कैंप्स का लोगो देखा ही होगा। नहीं देखा तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई मैंने नहीं देखा है। ओके, देखा ही होगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। अभी क्यों देखा होगा मैं इतने श्योरिटी से कैसे बोल सकता हूँ कि ये आपने देखा ही होगा, ये मैं आगे बता दूंगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे हम पता है कि कैम्प्स का फुल फॉर्म क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ तो कैम्प्स का फुल फॉर्म है, ओ सॉरी, हाँ, तो कैम्प्स का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, CAMS। ओके, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। अब इसकी सर्विसेज क्या है उसको हम आगे स्टडी कर लेंगे भाई, बट पहले अभी फुल फॉर्म समझ ले यार। कैम्प्स का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता ही नहीं है। ओके, बात कर लेते हैं सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर है भैया फाइनेंस सेक्टर। जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड्स तो भाई फाइनेंस में ही आएगा। ओके, तो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, आईटी सेक्टर में तो म्यूचुअल फंड आता ही नहीं है। ओके, बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी सब इंडस्ट्री के। सब इंडस्ट्री है इसकी अदर फाइनेंशियल सर्विस। अब वो कौन कौन सी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है हम उसके बारे में भी देखेंगे। ओके, पहले थोड़ा सा एक रफ नॉलेज दे दो आपको कैम्प्स के बारे में, उसके लिए वीडियो है। तो ये भाई चेन्नई बेस्ड कंपनी, हेडक्वार्टर्स इसका चेन्नई में है। फुल फॉर्म सॉरी, इसका जो नंबर है यहाँ पे दिया गया है और साथ ही वेबसाइट भी। कॉल मत करना फालतू में, मुझे गाली पड़ेगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके रिपोर्ट्स के बारे में। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिसिल की रिपोर्ट के हिसाब से नवंबर 2019, आप क्रिसिल नहीं पता, क्रिसिल इंडिया की बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। ओके, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज क्या होती हैं, आपको कहीं पे जाके लोन लेना है तो आप होम लोन जैसे लेते हो वैसी कंपनीज भी जाके बैंक से लोन लेती है, तो उनको एक रेटिंग दी जाती है, A++, B++, BBB, ऐसे कुछ इसकी रेटिंग्स होती है। तो ये कंपनी फाइनेंशियल स्टडी करके उनको क्रेडिट की रेटिंग्स देती है। तो क्रिसिल एक बहुत बड़ी नामचीन कंपनी है इंडिया के अंदर में। तो हम जैसे बात कर लेते हैं, पहले अभी कैम्प्स के बारे में बात करें, मैं क्रिसिल में चला गया, सॉरी। बट कैम्प्स का सॉरी क्रिसिल के रिपोर्ट के हिसाब से 2019 की कैम्प्स का जो मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 69.4% का, तो हम इसको क्लोज टू 70 ही कर लेते हैं। ओके, 70% जितना बड़ा मार्केट शेयर है। अब जैसे मैं इतना श्योरली कह रहा था कि आपने इसका लोगो देखा ही होगा, इसके पीछे रीज़न यही है। 70% जितना बड़ा शेयर है कंपनी का, छोटा मोटा शेयर नहीं होता है 70%। ये समझ लो कि कोई और कंपनी नहीं है जिसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है। ओके, बाकी कंपनीज जितनी भी आ रही है वो 30% के अंडर ही आ रही है। ओके, एक ही कंपनी का 70% शेयर होना बहुत बड़ी बात है। बात कर लेते थोड़ा सा इसमें जो इसके क्या कहते हैं क्लोज कॉम्पिटिटर है उनके बारे में। तो जैसे मैंने कहा 69.4% का इसका मार्केट शेयर है। ओके, ऑलमोस्ट 70 पकड़। इसका क्लोजेस्ट जो कॉम्पिटिटर है वो है करवी। ओके, 24.4% का करवी का जो है यहाँ पे मार्केट शेयर जो है। बट एक चीज़ बता दूँ, ये 19 की रिपोर्ट है, 20 में ये कम हो जाएगा 100%। ये क्यों होगा उसके लिए 2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो, बता देता हूँ आपको। उसके बाद में है सुंदरम और फिर आता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन का 4% आता है, सुंदरम को 1.5। सुंदरम इसमें इतना ज़्यादा काउंटेबल नहीं आएगा क्योंकि सुंदरम 1% है यार, कैम्स उससे 70 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा करवी के बारे में। करवी क्यों इतना मैं कह रहा हूँ कि इसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। अभी जैसे ही सबने सुन लिया होगा कि भाई करवी में कुछ तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे थे। ओके, तो इस इश्यूज के चलते हुआ ये है कि करवी के जो कस्टमर्स थे उनका जो ट्रस्ट था करवी के ऊपर से वो चला गया है, वो कम हो गया है। तो हो ये रहा है, करवी के जो लोग थे सारे कैंप्स में शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। ओके, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये जो नंबर है 75 दिखे, हो सकता है ये आपको 20 दिखे। नंबर्स कम ज़्यादा होते रहेंगे, बट एक चीज़ समझ लो, अभी के लिए तो मार्केट में लीडिंग कंपनी तो अभी कैम्प्स ही चल रही है फाइनेंस सेक्टर के अंदर में, जो कि इस चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में। अब भाई कैम्प्स करती क्या है, कैम्प्स करती है टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आती है डिविडेंड प्रोसेसिंग। ओके, जो डिविडेंड कंपनी स्टॉक्स के बदले में हमको देती है, जैसे कि हमने किसी चीज़ का जो स्टॉक है वो होल्ड करके रखा है, जैसे रिलायंस का, तो वो कंपनी से हमें कुछ डिविडेंड देती है।
उस डिविडेंड का प्रोसेस कौन करता है? कैम्स करती है। ओके, ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस। ओके, पेमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेमेंट्स, पेमेंट्स का भी यहाँ पे जो है सारी चीज़ें कैम्स ही संभालता है। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, ट्रांजैक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ओके, डिविडेंड प्रोसेसिंग हम पहले देख चुके हैं। सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड्स में जो सेटलमेंट्स होते हैं, जैसे हम स्टॉक्स में करते हैं, जैसे T+2 का सेटलमेंट होता है, वैसे ही सेटलमेंट्स कैम्प्स के थ्रू भी होता है। रिकन्सिलेशन, इतनी सारी सर्विसेज जो है कैंप्स प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ और भी कुछ ऐसी सर्विस जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, पेमेंट कलेक्शन सर्विस बिजनेसेस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन होता है। पेमेंट कलेक्शन जैसे बैंक में होता है ना, हफ्ता वसूली टाइप्स, वैसा ही कुछ पेमेंट कलेक्शन यहाँ पे होता है। हफ्ता वसूली नहीं करता। ओके, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सर्विस बिजनेस, केवाईसी रजिस्ट्रेशन। अब एक चीज़ समझ लो, केवाईसी हर एक कंपनी खुद नहीं करती है। केवाईसी के लिए अलग अलग कंपनीज रखती है, क्योंकि इतना बड़ा हो सकता है उनके पास स्टाफ ना हो, इसलिए वो कुछ कंपनीज को हायर करती है जो केवाईसी रजिस्ट्रेशन करती है, वेरिफिकेशन करती है। जैसे आप अपने कहीं पे ऑनलाइन ब्रोकर में, जैसे अपस्टॉक जीरोधा में आपने अकाउंट खोला होगा, तो वहाँ पे ना डीजीगो नाम की कंपनी है, जो डीजीगो नाम की कंपनी है जो यहाँ पे केवाईसी रजिस्ट्रेशन करती है। ओके, आपको इसका मेल आता होगा, इसका एसएमएस भी आता होगा। वैसे ही कैम्प्स भी ऐसे ही कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और एक बात बता दूं तो इनका जो नेटवर्क है वो 25 स्टेट्स में ऑलमोस्ट 278 सर्विस सेंटर्स है इनके। ओके, तो एक बहुत ही बड़ा फिजिकल नेटवर्क इन्होंने बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ले तो भाई, आपको जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 70% का इसका मार्केट शेयर है यार, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके लिए। सबसे उसके बाद दूसरी जो आती है, डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजी एम्बेडेड सर्विसेज, पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क। थर्ड चीज़ पैन इंडिया, जैसे मैंने कहा अभी ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स में इनके फिजिकल सर्विस सेंटर्स है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स दिखेंगे कैंप्स के नाम से, ऑफिसेज दिखेंगे, फिजिकली आप वहाँ पे जाके सारे काम करवा सकते हो, ऐसे नहीं कि सारा ऑनलाइन ही है। ओके, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिल सकती है। इससे जो लोगों का ट्रस्ट है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बन जाता है कि कंपनी है हमारी, इसमें ऑफिस है सिटी में, हम जाके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम बात कर सकते हैं। ओके, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है अगर कंपनीज का कोई फिजिकल सेंटर, सर्विस सेंटर्स नहीं होते हैं तो। स्केलेबल टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड इकोसिस्टम्स, ओके, ये भी एक बहुत बड़ा इसका जो है स्ट्रेंथ बन जाता है। अब इसका थोड़ा सा कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे जो मेजर इसका प्रमोटर है वो ग्रेट टेरिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। ओके, ये एक कंपनी का बहुत बड़ा प्रोमोटर है और इसका ऑलमोस्ट 43% का मार्केट शेयर है। ओके, 43% जितना बड़ा मार्केट शेयर रखता है, सॉरी मार्केट शेयर नहीं, कंपनी के अंदर में 43% इसका होल्डिंग जो है वो है। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कि भाई क्यों इसको आईपीओ करने की ज़रूरत क्या पड़ी, वो देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑफर फॉर सेल से ऑलमोस्ट एट नहीं, 1 करोड़ 82 लाख 46,600 इक्विटी शेयर्स जो है ये शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहा है आईपीओ के जरिए। साथ ही हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, बात करते हैं कि इसको बेनिफिट्स चाहिए बीएसई में लिस्ट होकर। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसे कि समझ लो कि इनको फंड रेजिंग करना है, कंपनी को ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जैसा मैं कहता हूँ, आईपीओ के बारे में आपको नहीं पता तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको, देख ज़रूर लेना वहाँ से एक बार। थोड़ा सा जिस दे दूं मैं, तो भाई एक चीज़ समझ में रख लो यहाँ पे कि कंपनी को यहाँ पे लोन लिया, समझो कि कंपनी को ग्रो करना है, कैपिटल की नीड है, तो वो लोन ले सकती है। लेकिन लोन लेने से होगा क्या कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, और अगर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहती है बट उसको पैसा भी चाहिए, तो वो सेकेंडली यहाँ पे आईपीओ को कंसिडर करती है कि अपने को शेयर्स जो है मार्केट में लाती है। बदले में लोग जो उसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपनी को पैसा देते हैं और उनके शेयर्स रख लेते हैं। इससे होता ही है कि कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है उन लोगों को। ओके, और वो पैसा भी यूज़ कर सकती है, तो ये इसका एक मेजर बेनिफिट है। इन दो ऑब्जेक्टिव की वजह से ही जो कैम्प्स है वो आईपीओ में लिस्ट हो रहा है। तो बात कर लेते थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में आईपीओ से रिलेटेड। तो कैम्प्स का जो आईपीओ है वो 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक इसका सब्सक्रिप्शन डेट रहने वाला है। 3 दिन आपको मिलेंगे, 21, 22 और 23। इन दिन में आप उसका जो फॉर्म है आईपीओ का फिलअप करके रख सकते हो। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, इसका इशू का जो टाइप है। साथ ही साथ हम बात कर ले तो मैंने इशू साइज आपको बता दिया, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 82 लाख 46,000 का इसका इक्विटी शेयर इशू है, इशू साइज है। और इसका कुछ अमाउंट आएगा ऑलमोस्ट 2,244 करोड़, इतना बड़ा भाई, ये बहुत बड़ा है। ओके, बहुत बड़ा शेयर है ये। जैसे अभी आईपीएस में एंड का मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, आप देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन पे उसका भी लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगा। 700 करोड़ का था इसका। ओके, 700 करोड़ का इसका इशू था। इसका कितना है, 2 4 सॉरी 2 2 4
4 ओके 2244 करोड़ का इसका जो है इशू साइज होने वाला है, इतना बड़ा अमाउंट पे। ऑफर फॉर सेल देखेंगे तो सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन तो सेम ही रहने वाली है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये इक्विटी शेयर के इसकी पर शेयर की इसकी जो फेस वैल्यू वो रहने वाली है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो भाई 1229 रुपये से लेके 1230 रुपये का इसका इक्विटी शेयर साइज है, सॉरी इसका इक्विटी शेयर का जो बिडिंग आने वाला है वो 1229 से लेके 1230, ओके 1229 1230, 1 रुपये का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है आईपीओ प्राइसिंग में। ये दो प्राइसिंग में जो है वो आने वाला है, तो आप इस पर बिड कर सकते हो। बट इसका जो एक बार लॉट साइड है उसके बारे में देख लेना। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 12 शेयर्स पर लॉट का यहाँ पे साइज है। अब आपको नहीं पता होगा तो आईपीओ लॉट्स में आते हैं, आप सिंगल शेयर नहीं खरीद सकते, तो आपको लॉट में ही खरीदना पड़ता है। आपको नहीं पता आईपीओ, जैसे मैंने कहा आई बटन पे लिंक है, देख जरूर लेना, समझ में आ जाएगा आपको। बात कर लेते हैं एम्प्लॉय डिस्काउंट। अगर आप कैंप्स में काम करते हो, आप उसके एम्प्लॉय हो, तो आपको ऑलमोस्ट 122 रुपीज़ का जो है यहाँ पे डिस्काउंट देखने मिल सकता है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे मैंने कहा ओपन होगा सब्सक्रिप्शन 21 को, क्लोज होगा 23 को, ओके। और इसका फाइनल अलॉटमेंट जो डेट है वो 28 का। जैसे मैंने कल ही अलॉटमेंट के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ का अलॉटमेंट था उसके ऊपर वीडियो बनाया, आप देख सकते हो जाके कि मैंने उसका अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है, सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की है। तो वैसे अलॉटमेंट जो इसका 28 सितंबर को देखने मिलेगा। और इसका जो इनिशियल रिफंड, यानी कि समझ लीजिए कि आपने सब्सक्रिप्शन का फॉर्म भरा, पेमेंट कर दिया, बट आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला इसका, फॉर सम रीज़न हो सकता है आपका नंबर नहीं आया। जैसे मैंने कहा ये लकी ड्रॉ से होता है, नहीं पता आईपीओ देख लेना, आई बटन पे लिंक है। तो एक बार वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आईपीओ का प्रोसेस होता है। आपको नहीं मिला तो आपको ऑलमोस्ट 29 को जो है रिफंड मिल जाएगा। और अगर आपको जो अलॉटमेंट है वो मिल चुका है तो आपके अकाउंट में 30 सितंबर को शेयर जो सारे आ जाएंगे। ऐसा नहीं 21 को आप बिड करोगे आ गए, 30 तारीख को आएंगे वो। आईपीओ शेयर लिस्टिंग डेट की बात करें तो 1 अक्टूबर को लिस्ट हो जाएगा, आप स्टॉक मार्केट में इसको खरीद सकते हो चाहिए तो। अभी खरीदना नहीं खरीदना उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ग्रे मार्केट में इसकी प्राइसिंग क्या होती है, किस तरीके की निकल के आती है। आपको अगर समझो कि इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिला फिर भी आप इसको खरीदना चाहते हो तो 1 अक्टूबर को आप इससे नॉर्मल शेयर में जैसे ट्रेड करते हो उस तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। बात कर लेते हैं इसके रिटेल प्राइस के बारे में, कैम्स आईपीओ लॉट साइज और प्राइस रिटेल के बारे में। तो मिनिमम लॉट आपको 1 खरीदना ही पड़ेगा, जो उसका 12 शेयर्स का लॉट है जैसे मैंने कहा था। अमाउंट आएगा ऑलमोस्ट 14,760 रुपीज़, ओके 14,760 रुपये का इसका अमाउंट आने वाला है। मैक्सिमम कितना खरीद सकते हो, मैक्सिमम आप 13 लॉट्स खरीद सकते हो, ऑलमोस्ट 156 शेयर्स। प्राइस आएगा ऑलमोस्ट 1,91,880। जैसे मैंने कहा RIIs, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इनको 2 लाख की ही लिमिट होती है, इससे ज़्यादा का ये नहीं खरीद सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा खरीदना है तो आपको NII इसमें जाके इन्वेस्ट करना पड़ता है कि आप 2 लाख से ज़्यादा खरीद पाओगे, ओके। NII के थ्रू आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो बात करें जैसे मैंने कहा था 43% का इसका प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है इसमें, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था, आपको अगर नहीं पता देख लेना एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके। बात कर लेते हैं इसके आईपीओ साइज की और किसको कितना परसेंट यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो मिला है। तो QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% जितना बड़ा जो है यहाँ पे ऑफर फॉर सेल का जो रिजर्वेशन है यहाँ पे रहने वाला है। NII जैसे मैंने कहा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहाँ पे सिर्फ 15% है इसके लिए, जो इतना ज़्यादा नहीं माना जाता। रिटेल जैसे हम लोगों की बात करें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 35 जितना बड़ा एक बम्पर जो है यहाँ पे रिजर्वेशन है हमारे, 35% के शेयर्स हम इसमें खरीद सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, ओके। रिटेल्स को जनरली इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे आप इसका भी देखा होगा आपने, हैप्पीएस्ट माइंड का 10% ही था रिटेल्स के लिए, बट यहाँ पे 35% जितना बड़ा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट हमें करने की मौका मिल रहा है। तो कैम्स खरीदना है नहीं खरीदना उसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि कैम्स में रिस्क किस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इश्यूज जो वहाँ पे चल रहा है कि 17 कुछ इशू है, 17 इश्यूज है ऐसे कंपनीज में जो लिस्टेड कंपनी, सॉरी लिस्टेड बोल रहा हूँ मैं, कंपनीज पे ऐसे कुछ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, 17 पब्लिक इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें से 6 जो है वो अभी सॉल्व हो चुके हैं। यानी कि अभी एक्टिव जो केसेस हम इसको बोलेंगे 11 जो है यहाँ पे एक्टिव केसेस है, ओके। तो एक एक थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि एक नेगेटिव न्यूज़ है कैम्स के लिए। जैसे मैंने कहा रिस्क क्या है इसमें, पी की बात करें तो पी इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा महंगा है, 34.61 का पी है इसका, जो कि एक बहुत कह सकते हैं थोड़ा सा हाई हो रहा है प्राइस, बट इतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता एज का। अगर आप इन्वेस्टर्स की बात देखें, क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखते हैं कि 70% जितना बड़ा शेयर है, तो
चांसेस ज़्यादा है कि ये कंपनी ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, और कर्वे में वैसे भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। बात कर लेते हैं एक बार और, एक क्या इसमें रिस्क है। रिस्क ये है कि भाई एनएससी की जो इसमें होल्डिंग थी, एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की, ये अपने शेयर सेल कर रहा है 187 रुपीज़ में। इस बात पे थोड़ा ज़्यादा सा गौर कर लेना, 187 पे ये पर शेयर सेल कर रहा है। बट आईपीओ के साइज के हिसाब से पर शेयर का इसका जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है वो है 1230। जैसे मैंने कहा 1229 और 1230 के जो दो प्राइस बैंड है इसमें ट्रेड कर रहा है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि 187 के आसपास में एनएससी जो अपने शेयर्स बेच रहा है, और जो लिस्टिंग हो रही है, जो आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है, ऑफरिंग हो रही है, वो 1230 रुपये, ऑलमोस्ट 10%, 10 टाइम्स का जो यहाँ पे डिफरेंस है वो देखने मिलता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। ओके, तो एक तरीके से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, जैसे 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा हो, तो हम इसको लेने से पहले 10 बार सोचेंगे यार थोड़ा महंगा नहीं दे रहा है क्या हमें। उसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको कॉस्टली ज़रूर दिखेगा। बात करते हैं वेटेड एवरेज रिटर्न की, तो ऑलमोस्ट 31.40 के इसके 3 साल के एवरेज रिटर्न है। तो इसको इतना ज़्यादा नहीं माना जाता, क्योंकि आप बाकी कंपनी से देखोगे तो ऑलमोस्ट 50, 70, 80, 100% तक के यहाँ पे रिटर्न आते हैं। तो 31% इज़ नॉट दैट मच। बात करते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स, जो भाई सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइट है। तो कंपनी के अभी तक लिस्टेड तो हुई नहीं है, तो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल डेटा मिलना तो पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, बट जितना मुझे मिला है उतना मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो भाई यहाँ पे टोटल एसेट की बात करें तो 31 मार्च 2018 में ऑलमोस्ट 7000 के आसपास इसके एसेट्स थी, जो कि ईयर बाय ईयर बढ़ रही है। ओके, और एक चीज़ समझ लेना कि ये जो लास्ट के दो आप देख रहे हो कि क्वार्टर का है, ओके, 31 मार्च 20 से लेके 30 जून 20, ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है। तो इसमें ऑलमोस्ट 300 करोड़ के जितने बड़े एसेट्स इन्होंने खड़े किए हैं कोरोना के चलते, पैंडमिक के चलते। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि सारी कंपनी जहाँ लॉस में जा रही थी, ये कंपनी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पे तगड़ा बैकग्राउंड रहेगा फाइनेंशियली। बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो भाई रेवेन्यू 6000, 7000, 7200, तो रेवेन्यू बढ़ तो रहा है बट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पहले साल में ऑलमोस्ट 600,000 करोड़ का यहाँ पे जो है रेवेन्यू इसका बढ़ा था, बट आप देखोगे कि 19 to 20 में इतना ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 100 करोड़ का ही यहाँ पे रेवेन्यू जो बढ़ा है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू परसेंटेज है थोड़ा सा कम हो चुका है। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 1634 मिलियंस का यहाँ पे रेवेन्यू जो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, पैट की बात करें हम, तो पैट मार्च में आ रहा था ऑलमोस्ट 1463, 18 की बात कर रहा हूँ मैं। 19 में देखोगे तो कम हुआ है, ओके, 1308,000 मिलियन का है। ओके, और बात कर लेते हैं ऑलमोस्ट इस साल की, तो ऑलमोस्ट 1734 का इसका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है, पैट जो है वो आया है। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 408 मिलियन का इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आया। तो एक चीज़ समझ में रखो कि कंपनी कोरोना के चलते भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ जितना का प्रॉफिट यहाँ पे जो है मेंटेन करके चल रही है। प्रॉफिट कंसिस्टेंटली यहाँ पे गेन कर रही है। ओके, जैसे देख सकते हो आप फर्स्ट ईयर भले ही यहाँ पे कम दिखा रहा है, बट आगे देख लेना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये। ओके, तो सॉरी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट डिटेल इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है यार, मुझे हर चीज़ डिटेल में ही देना पसंद है। तो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे पैंडमिक के चलते भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कर रही है, तो कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब भाई मेरा इस पे व्यू क्या है, बाय करना है नहीं करना, जैसे मैंने कहा इसकी कुछ 1-2 मिनट में आपको समझा दूँ तो 70% का इसका गेन है, सॉरी का 70% का इसका मार्केट शेयर है। पहला प्लस पॉइंट जो इसका हो जाता है। सेकंड प्लस पॉइंट आप देखोगे तो पैंडमिक के चलते भी कंपनी जो है ग्रो कर रही है। ओके, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। तीसरी चीज़ समझ लो एक बार कि यहाँ पे कंपनी को कोई जैसे देख सकते हो क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं, जो एक करवी था उसका भी ऑलमोस्ट 24% शेयर है, और उसमें भी जो है यहाँ पे इश्यूज निकल के आए हैं। तो वैसे भी वहाँ की जो कस्टमर्स है वो चेंज होके कैम्स पे आने ही वाले या किसी और में जाएगी। ओके, बट कैम्स का एज ऑफ नाउ कोई क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है। तो एक चीज़ समझ के चलो, कंपनी काइंड ऑफ मोनोपोली चल रही है, क्योंकि 4-5 कंपनीज है, ज़्यादा कंपनीज नहीं है। ओके, तो एक चीज़ समझ के चलो, कंपनी बाय करना वर्थ है अभी के लिए। ओके, अभी बात करते हैं आगे ट्रेडिंग के बारे में, कि आगे ट्रेड करना है नहीं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए मुझे तो ये वर्थ लग रहा है पिक करने के लिए। कंपनी ऑलमोस्ट मोनोपोली बना के चल रही है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, मैंने मेरा जो रिव्यू था वो दे चुका हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलो, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। ओके, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।